Rahim. This is Amna. Today we will discuss about economic issues of Pakistan. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका मसला कब से स्टार्ट था, कौन सा ऐसा डेकेड था जब पाकिस्तानी इकोनॉमी ठीक हुई थी या नहीं हुई थी, या पाकिस्तान बनते साथ ही ये मसले थे। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस की बेस जोन सी है, यानी कि जो बैकग्राउंड है वहाँ से हम करेंगे आज स्टार्ट। सो व्हाट हैपेंड इन दी हिस्ट्री व्हेन आवर इकोनॉमी स्टार्टेड डिपेंडेंट ऑन अदर स्टेट्स इकोनॉमीज़। कब ऐसा हुआ कि भाई हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी की पूरी, जैसे कि आज इस टाइम हमारी इकोनॉमी रिलाई करती है IMF के किस पे, लोन पर। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ और कब हुआ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी दूसरी स्टेट्स की इकोनॉमीज़ पर डिपेंड करना शुरू हो गई। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट लेती हूँ 1947 से। सबसे पहला जो टेन्योर है दैट इज़ फ्रॉम 1947 टू 1958। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान को अर्ली चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, जैसे कि पहले नंबर पर लैक ऑफ इंडस्ट्रियल बेस। जब पाकिस्तान बना था ना, तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल बेसिस नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल बेस थी उन एरियाज़ में मतलब कि उन एरियाज़ में जब डिवीजन हुई थी तो वो एरियाज़ इंडिया के हिस्से में चले गए थे। दूसरे नंबर पे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो से थे वो उस वक़्त उनका जो लिंक था वो पाकिस्तान में नहीं जुड़ा था, मतलब कि बाहर के मुल्क से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आती थी। तीसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम थी इस डेकेड में दैट इज़ अबाउट लीडरशिप वैक्यूम। चौथे नंबर पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान तो मिलके बना लिया था, लेकिन अब सबको ये था कि भाई हमारी पावर होनी चाहिए, और सबको ऐसा लग रहा था कि शायद हमारी वजह से ही पाकिस्तान बने, हर बंदे को ये लग रहा था। सो दैट्स वाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान बनते साथ ही बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फेस की। पाँचवें नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। आपको पता है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का जो आइन था वो ही नहीं बन पा रहा था। छठे नंबर पर सिक्योरिटी डायलीमा बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान में। ठीक है, ये हो गया सारा 1947 टू 1958। ये अर्ली चैलेंजेस थे। अब इन चैलेंजेस के होते हुए डू यू रियली थिंक कि आपकी इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है या कोई सही ट्रैक पर आ सकती है? नॉट एट ऑल। देन वी डिस्कस अबाउट 1960 टू 1970। ये किसका टेन्योर था? अयूब खान का टेन्योर था। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि दिस डेकेड इज़ कॉल्ड डेकेड ऑफ ग्रोथ एज वेल। क्यों इसको डेकेड ऑफ ग्रोथ क्यों गए? क्योंकि इस टेन्योर में पाकिस्तान ने इस डेकेड में पाकिस्तान ने क्या किया था, थोड़ी सी तरक्की की थी। किस तरह? ये जो टाइम था ना, ये किसका टाइम था? अयूब। In this decade, Ayub Khan coincides with favored global era for Pakistan. What does it mean? It's mean that कि ये वो वक्त है जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा है, और मार्शल लॉ लगने की वजह से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, दूसरा कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी मेंटेन हो चुकी है। मतलब कि फ़र्ज़ करें कि अयूब खान ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, तो उसी पॉलिसी को लेके चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि ओपोजिशंस आकर कहें भाई ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो उससे मैस क्रिएट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि 1960 का टाइम ये वो था, एक सेकेंड, ऑलराइट, ये वो टाइम था जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की एक जंग पूरी दुनिया में चल रही थी। और इसके अलावा दिस टाइम इंडिया नॉट ओपन टू इंटरनेशनल मार्केट। ट्रेड अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग जो थी वो स्टार्ट नहीं की थी। चाइना ऑल्सो डिडेंट गेट एक्सेस इनटू इंटरनेशनल मार्केट। और इसके अलावा ईस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पर वॉर्स वगैरह जो सी थी वो हो रही थी। पाकिस्तान सिर्फ इस टाइम, Pakistan was open to international market at that time when not even India and not even China open to international market. So investment poured in Pakistan from different areas of the world. मतलब कि FDI जो foreign direct investors है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। So that's why this decade of Pakistan is also called decade of ग्रोथ, क्योंकि जब FDI आते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, मुल्क में पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा जा रहा होता है, तो फिर आपका मुल्क एक ट्रैक पर आना शुरू हो जाता है।
याद रहे ये वो टाइम था अयूब खान का जब हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 10% प्लस में जाता है। क्लियर। बट दिस इज़ अनइवन ग्रोथ। अनइवन ग्रोथ का मतलब ये होता है आप कि आपका जो पैसा है ओनली अ हैंडफुल ऑफ फैमिलीज गोट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सिर्फ कुछ फैमिलीज थी पाकिस्तान की जिनके हाथों में पैसा था और वही इन ग्रोथ रेट से फ़ायदा उठा रही थी, ना कि पूरा मुल्क इससे फ़ायदा उठा रहा था। तो इस इरा में अयूब खान के इरा में क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जोन से थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दैट्स वाई आप कह सकते हो कि अयूब खान के दौर में एक ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। क्लियर। बिसाइड्स दिस कैनाल सिस्टम बहुत बेहतर होता है इसके टाइम में क्योंकि डैम्स बनना शुरू हो जाते हैं। गारमेंट्स कॉटन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड अ लॉट। इस इरा में जो इंटरनेशनल ऑटो इंडस्ट्री होता है उसको भी पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो जाता है। तो बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई थी हमारी इस टेन्योर में, मतलब कि ये जो 1960 टू 1970 डेकेड गुजरा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी जो सी है वो बेहतर रही है। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1971 टू 1977। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्राइसिस राइडन ईरा, मतलब इसमें अगैन पाकिस्तान क्राइसिस का हो जाता है शिकार, क्योंकि ये वो टाइम है जब बांग्लादेश आपसे बंगाल जो सा है वो आपसे हो जाता है अलग, और उनकी तरफ से जो आपकी इन्वेस्टमेंट आनी होती थी वो अब नहीं आएगी। सो दैट्स वाई पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई है, हाफ ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आधी तो आपकी चली गई है ना बांग्लादेश में। ठीक है, क्योंकि बंगाल जो सा था वो क्या बन गया जी, वो बांग्लादेश बन चुका है। इस टेन्योर में आते हैं भुट्टो साहब, और भुट्टो आते हैं तो अपनी सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को लेकर आते हैं। इन पॉलिसीज़ में आप चीज़ों को क्या करेंगे, नेशनलाइज करना शुरू कर देंगे। नेशनलाइज का मतलब पता है क्या होता है? नेशनलाइज का मतलब ये होता है कि आपने जो प्राइवेटाइज्ड अदारे थे, ठीक है, आपने उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। आपने कहा है कि भाई मुल्क का हर काम अब कौन चलाएगा, हम चलाएंगे। ये वो टाइम है जब जो FDI मतलब जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आती थी वो अब पाकिस्तान नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाई करती है मुल्क में। तो चाइना जोन सी है वो मतलब कि वो FDI जोन से वो चले गए हैं, क्योंकि चाइना में FDI गोट चीप लेबर बट ऑल्सो स्किल्ड लेबर। पाकिस्तान में लेबर तो है वो, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। जैसे कि अगर मैं आजकल की बात करूं तो आजकल UAE और मिडल ईस्ट वालों ने एक पाकिस्तान की कसम से शर्म की बात है कि वो कह रहे हैं कि आप हमें अनस्किल्ड लेबर दे रहे हैं या आप ये वाली लेबर ना भेजा करें। तो उस वक्त भी ऐसा था कि FDI को चाइना में चीप लेबर मिल रही थी, ठीक है, स्किल्ड मिल रही थी, एंड एज वेल एज कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी वहाँ पर पाई जाती थी। ऑल्सो चाइना प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू FDI। ठीक है, तो दैट्स वाई ये वो वक्त था जब तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स से वो मतलब चाइना चले गए। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। आगे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि जब चीज़ें आपके मुल्क की जो चीज़ें हैं जब वो नेशनलाइज हो जाती हैं ना, जैसे कि आपके मुल्क की इंडस्ट्रीज़, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब वो सब के सब नेशनलाइज हो जाएगी ना तो वो सब के सब मतलब उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे कि आपकी स्टेट का काम होता है कि आपको वेलफेयर प्रोवाइड करना, ठीक है, आपकी स्टेट का काम बिजनेस करना नहीं होता। अब जब स्टेट सारी की सारी बिजनेस में घुस जाएगी, सो हाउ डू यू थिंक कि वो आपकी स्टेट सही तरीके से चला सकती है? इसका मतलब ये होगा कि भाई वो दो कश्तियों का सवार हो जाएगी आपकी स्टेट, और किसी की भी नहीं रहेगी। ना वो आपको वेलफेयर प्रोवाइड कर सकेगी और ना ही वो आपको बिजनेस जो उनसे वो बेहतर करके देगी। देखिए, FDI जब आपके मुल्क में आते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि वो अपना बेनिफिट लेने आ रहे हैं, वो सिर्फ आपको अपना बेनिफिट नहीं देने आ रहे होते हैं। तो जब वो अपना बेनिफिट गेन कर रहे होते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि भाई आपके मुल्क में जो लेबर है, ठीक है, उनको चलो नौकरियां मिल जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप हर इंडस्ट्री, हर कंपनी एक्सेट्रा को अपने हाथों में कर लेंगे, नेशनलाइज कर लेंगे, तो FDI कभी भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। सो रिमेंबर दिस। क्लियर। देन वी टॉक अबाउट 1979 टू 1990।
ये वो टाइम है जब आपने अलाइंसेस बनाना शुरू कर दिए हैं। अलाइंस होता है दूसरे स्टेट्स के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना आपने शुरू कर दिए हैं। ये ज़िया का दौर होता है और इसमें इस्लामाइजेशन पॉलिसी जो सी होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी इस्लामाइजेशन पॉलिसी? अब इस्लामाइजेशन पॉलिसी में रहते हुए, इस पॉलिसी को चलाते हुए आप फॉरेन स्टेट्स जो कि वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी बेहतर नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज नाउ पाकिस्तान एनवायरनमेंट नॉट सूटेबल फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है, नहीं सूटेबल है। सवाल ये आपसे पैदा होता है कि भाई आप 1990 की दहाई में पहुंच चुके हैं, आप किस तरह अपने मुल्क के एक्सपेंडिचर्स को पूरा करें? और इसका जवाब ये आता है रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होता है वो भी बता दूं कि हो सकता है बहुत से बच्चे जो बिल्कुल न्यू हो, जिनको कुछ ना पता हो टर्म्स वगैरह का, तो उनको रेमिटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। रेमिटेंसेस बेसिकली होता है कि आपके फ़र्ज़ करें कि एक घर है, उसके दो लोग, दोनों भाई हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि चलो हम ना बाहर जाके कमाते हैं, बाहर से फिर वो अपने मुल्क में भेजते हैं, अपनी फैमिली को भेजते हैं, उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। इसको मैंने बहुत बेसिक वर्ड में समझाया। इंशाल्लाह एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें जो CSS PMS की वोकैबुलरी है ना, बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स, उनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आज भी $30 बिलियन की पाकिस्तान की रेमिटेंसेस आती है फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्लियर? तो एज सच पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उसने 1979 टू 1990 डेकेड में भी कोई ख़ास तरक्की नहीं की थी। ना ही कोई ख़ास आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या गुड गवर्नेंस देखने को मिली, ना ही आपकी लेबर स्किल्ड हुई, ना आपने इंडस्ट्रियल बेसिस कायम की, कुछ भी आपने नहीं किया। ठीक है, आपने सिर्फ पॉलिसी को परस्यू किया। स्टिल पॉलिटिकल क्योस जो सा था वो इस डेकेड में बहुत ज़्यादा देखा गया। देन वी टॉक अबाउट 1990 टू 2000। ये भी एक डेकेड था जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बट एज वेल एज एलिगेशन ऑफ करप्शंस ऑल ऑन मैस लेवल। क्योंकि जैसे कि जब भुट्टो की का टेन्योर जब आया था, ठीक है, उस वक्त ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर बहुत ज़्यादा करप्शन जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। और अब ज़िया के दौर में मैस लेवल पर करप्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। इस इरा में भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आई जाती है। ठीक है, और ये नवाज शरीफ का बेसिकली दौर होता है, और वो नवाज शरीफ का जो दौर होता है वो ज़्यादातर किस पे फोकस करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जैसे कि मेट्रो हो गई, ऑरेंज ट्रेन हो गई, जैसे कि आपके रोड्स वगैरह एक्सेट्रा, ये सब चीज़, मोटरवेज हो गई, ये सब चीज़ें। तो इन्होंने भी आकर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया। हो तो ये भी सकता था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें, इसके साथ साथ आप पाकिस्तान के यूथ को स्किल्ड करते रहें। हाँ, इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने छोटे छोटे कोर्सेज फ्री बट प्लस स्टिपन भी इन्होंने देना शुरू किया कि भाई स्टूडेंट्स को स्टिपन भी मिलेगा और कोर्सेज भी होंगे। मैंने उनमें से खुद एक दो कोर्सेज लिए थे, लेकिन जिसमें से मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप वो कोर्स लेने के बाद इतने हाईली और हाई फाई स्किल्ड हो जाते हो कि आपको कोई भी जॉब मिल सके। तो एटलीस्ट अगर आप फ्री में दे रहे हो, बच्चों का टाइम भी लग रहा है, आप टीचर्स भी हायर कर रहे हो, तो इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की आप लोग एजुकेशन दें कि वाकई बच्चे वहाँ से 3 महीने बाद स्किल्ड होकर निकलें। क्लियर? तो इस टेन्योर में मैच्योर लेवल पर जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं एक इकोनॉमी में, वो पाकिस्तान नहीं लेकर आया। जैसे कि एफिशिएंसी ज़्यादा करना, सिक्योर एनवायरनमेंट देना, FDI को लेकर आना, स्किल्ड लेबर देना, वो कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ। क्लियर? देन हम बात करते हैं 2000 से 2008 तक। अगेन मार्शल लॉ आपके मुल्क में लगा। ठीक है, और ये भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ डेकेड है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ये जो डेकेड है, दिस डेकेड एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ डेकेड, ये वाला। ठीक है, याद रहे, एक तो अयूब खान का टेन्योर था और ये मुशर्रफ का दौर है। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमिक डेकेड वाला था। इसमें स्टेबिलिटी बेहतर हुई, ग्रोथ रेट आपके मुल्क का अच्छा हुआ, आपकी इकोनॉमी का। लेकिन ग्रोथ जो थी वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वे में होती है। ठीक है, और इसके अलावा इस टेन्योर में जो लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है वो भी होती है, ग्रास रूट लेवल पर मतलब इस्टेब्लिशमेंट होती है। इस इरा में पाकिस्तान की हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है।
ओवरऑल आपको ग्लोबल सपोर्ट भी मिल रही होती है, क्योंकि अमेरिका के साथ आप इस टाइम मिल चुके होते हैं, अमेरिका आपको एड देना शुरू हो जाता है। अमेरिका के साथ आप किस चीज़ पे मिलते हो? इन दी वॉर अगेंस्ट चाइना। इस टाइम आपके चाइना के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, क्योंकि आप किसके साइड पे होते हैं? अमेरिका के साइड पर होते हो। सो अगैन ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक डेकेड था। चलिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टेन्योर 2015 से 2008 से 2015 तक। ये वो डेकेड है जब यहाँ पे मैं टेररिज्म लिख देती हूँ, जब आपके मुल्क में टेररिस्ट इंसिडेंट जो से थे वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो चुके थे। लाइक आप लोग अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं, यू विल गेट आइडिया कि अगर आप कहीं पे शॉपिंग मॉल पे खड़े हुए, मार्केट में खड़े हुए, ठीक है, आपको एक सेकंड का भरोसा नहीं है कि भाई आपकी किसी भी टाइम जान जा सकती है, किसी भी टाइम आप धमाके का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टेन्योर में भी एज वेल नो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एफडीआई, और इवन के जो लोकल पाकिस्तान के जो लोकल से उन्होंने भी कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं की पाकिस्तान में, क्योंकि उनको था कि टेररिस्ट वाला एक माहौल है, ठीक है, तो एज सच नहीं हुआ, ठीक है। और गवर्नेंस भी आपकी बहुत इनएफिशिएंट थी। तो ये सारा इस टेन्योर में हुआ, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ करंट ईरा की, तो इसमें अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे कि अभी शहबाज शरीफ कह रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया जा रहा है, पहले की निस्बत बेहतरी आ रही है। स्टिल पॉलिटिकल केओस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों ने बैकग्राउंड में क्या देखा है कि 2 डेकेड ऐसे गुजरे हैं कि जब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हुई है। एक तो मुशर्रफ का दौर और दूसरा अयूब खान का दौर, लेकिन स्टिल एक अच्छे वे में ग्रोथ नहीं हुई थी। मतलब अगर हम कहते हैं ना कि हाँ इंडस्ट्रियल लेवल पर अच्छी ग्रोथ रेट नहीं, उन्होंने एक मतलब कि स्ट्रीम लाइन वाला एक तरीका नहीं अपनाया था, ठीक है, बल्कि एड वाला, या मतलब कि कुछ ऐसी पॉलिसी जो कि सिर्फ अमीरों के हाथों में रहे। तो इस तरह का उनके टेन्योर में ये सारा टाइम था। ये है जी आज की वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। जो अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।